नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? देशभक्ति में समास होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, देशभक्ति में समास होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य या ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा में वाक्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए वायु सखा, बी हुतासन, सी विभावसु या ऑप्शन डी विपद का। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन आग का पर्याय शब्द नहीं है? तो देखिए, वायु सखा आग का पर्यायवाची होता है, हुतासन भी होता है और विभावसु। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए बी सी तीनों ही आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपद का। विपद का आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 प्रकार के। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, इंद्राणी। क्लियर है आपको? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्राणी। अगला प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ या ऑप्शन डी दंतालु। तो देखिए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी ओष्ठ। ओष्ठ यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ऑप्शन ए आदर बोधक, बी सीमा बोधक, सी विस्मयादि बोधक या ऑप्शन डी अवधारण बोधक। तो देखिए, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में जो काश है वह हो जाएगा ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न वीडियो में लिए जाते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाल बजाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पिटाई करना, बी गाली देना, सी डींग हाँकना या ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो राइट आंसर क्या होगा? गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डींग हाँकना। याद रखिएगा, गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छांटिए। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए सीधा हम राइट आंसर पर ही टिक करेंगे। तो याद रखिएगा, और ये वर्तनी परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद रखिए कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि कपीस में संधि कौन सी होगी? तो देखिए विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये दोनों तो होंगी नहीं, ये तो आपको ही पता है। अब या तो ऑप्शन ए वृद्धि संधि राइट आंसर होगा या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। अब इसके लिए कपीस का संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए कपीस का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? कपे धन ईस, यही होगा। और यह किस नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि देखिए कपी का ई और ईस का ई मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ ई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर पर ही टिक करेंगे। तो सन्मति का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा,
सत धन मति, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव, या ऑप्शन डी अतएव। तो राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर नरेंद्र का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? नर धन इंद्र। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, नर धन इंद्र होगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। सज्जन का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? सत धन जन, सत धन जन होगा, और यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ना कि विसर्ग संधि का। सदैव का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? सदा धन एव। ठीक है, ये होगा, तो यह भी व्यंजन और विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी है अतएव, तो राइट आंसर तो यही होगा, पर इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कि विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग का प्रथमा अक्षर, या सी वर्ग का पंचमा अक्षर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं और यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा, कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 11, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। सरल प्रश्न है, याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञ, बी कृतज्ञ, सी विशेषज्ञ, या ऑप्शन डी सर्वज्ञ। क्या कहा जाएगा जो सब कुछ जानता हो? तो इसके लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन डी सर्वज्ञ कहा जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ का अर्थ ही होता है जो सब कुछ जानने वाला हो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर पर ही टिक करेंगे कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, और यह परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाएगा। तो देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुरोहित में क्या उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुरा, बी पुर, सी पुरस, या ऑप्शन डी पुरह। तो देखिए, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही होगा। अब यही क्यों होगा, इसके लिए आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो देखिए, पुरोहित का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होगा पुरोह धन हित। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और यह एक कौन सी संधि का उदाहरण होगा? यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन, या ऑप्शन डी स्पर्श व्यंजन। तो राइट आंसर क्या होगा कि श कौन सा व्यंजन है या वर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन कहलाता है। श कौन सा व्यंजन है? स एक ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए आप, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। य, र, ल और व, यह वर्ण कहलाते हैं अंतःस्थ वर्ण, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है अंतःस्थ व्यंजन से, तो ये वर्ण होते हैं अंतःस्थ वर्ण, और इनकी संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ह, बी स, सी अ, या ऑप्शन डी ज। तो राइट आंसर क्या होगा कि अघोष वर्ण कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, और इसके अतिरिक्त ये 3 वर्ण भी अघोष वर्ण कहलाते हैं, याद रखिए। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स कैसा वर्ण है? स एक अघोष वर्ण होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न देखते हैं, डपोर शंख का क्या अर्थ है?
ऑप्शन ए विख्यात होना, बी कांपने लगना, सी बेवकूफ या ऑप्शन डी सब संबंध छोड़ देना। तो देखिए डपोर संघ का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी बेवकूफ होना या मूर्ख होना राइट आंसर हो जाएगा। डपोर संघ का अर्थ होता है बेवकूफ या मूर्ख। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए रति, बी उत्साह, सी हास या ऑप्शन डी शोक। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रति। रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, हास हास्य रस का स्थायी भाव है और शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है खल का क्या पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पाजी, बी दुष्ट, सी नीच या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए खल का पर्याय शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनोज किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए भरमा, बी महेश, सी कामदेव या ऑप्शन डी विष्णु। यहाँ पर विष्णु गलत लिखा गया है तो सही कर लीजिएगा। विष्णु किस तरह से लिखा जाता है आपको पता है। मनोज किसका पर्याय शब्द होगा, तो देखिए मनोज किसका पर्याय शब्द होता है, ऑप्शन सी कामदेव का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कामदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है उपसर्ग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी विसर्ग, सी सर्ग या ऑप्शन डी परसर्ग। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय। ठीक है, सरल है, आपको पता होगा उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय ना कि विसर्ग। ये तीनों ही गलत है, उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मरणासन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो देखिए मरणासन में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मरणासन में समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए चरित्र, बी स्वभाव, सी कर्म या ऑप्शन डी भाग्य। तो नियति शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया है आपसे, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नियति शब्द का समानार्थी होता है भाग्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियत नहीं है, ये नियति है, नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य। अगला प्रश्न है लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। सरल प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स और ह कौन से व्यंजन है। ऑप्शन ए संयुक्त, बी उत्क्षिप्त, सी ऊष्म या ऑप्शन डी स्पर्श। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, मैंने भी आपको बताया था कि ये वर्ण कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ये सभी वर्ण कहलाते हैं ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये प्रश्न इनसे बनता है, याद कर लीजिए। ये चार जो वर्ण है वो ऊष्मीय वर्ण या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि अंतःस्थ वर्ण या व्यंजन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा य, र, ल, व। यह सभी वर्ण या व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 4। यहाँ से एक प्रश्न बनता है और एक प्रश्न ऊष्मीय वर्ण से बनता है, तो याद कर लीजिएगा, ये नंबर आपको दिला सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए प्रतिनिधि शब्द की वर्तनी आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें प्रतिनिधि शब्द सही लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रतिनिधि गलत है, ऑप्शन ए गलत है, सी और डी तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रतिनिधि लिखा जाता है इस तरह से, याद कर लीजिए, और इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आगत, बी विदेशी, सी देशज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देश में जन्मा, ऑप्शन सी देशज। सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा देशज। अगला प्रश्न है गाड़ी शब्द क्या है। ऑप्शन ए आगत,
बी विदेशी, सी विदेशज या ऑप्शन डी देसी। तो देखिए गाड़ी शब्द कैसा शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यह एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए अक्ल, बी अल्लाह, सी औरत या ऑप्शन डी आवाज। तो राइट आंसर क्या होगा? फारसी शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवाज। आवाज कैसा शब्द है? आवाज है फारसी शब्द, याद रखिएगा। आवाज किस भाषा का शब्द होगा? आवाज होगा फारसी भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी चीनी या ऑप्शन डी जापानी। तो राइट आंसर क्या होगा? और यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि चाय किस भाषा का शब्द होगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, चीनी भाषा का शब्द है चाय, याद रखिएगा। सरल प्रश्न है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।